गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं विकास सर, सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे साइंस देख रहे थे, है ना, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोग 45 क्वेश्चंस तक के देखा था, उसका सोल्यूशन भी किया था, है ना। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से देखेंगे, है ना, और उसका एक एक का मैं एक्सप्लेनेशन देखूंगा और उसको आप बारीकी से एक भी क्वेश्चन को आप छोड़िएगा नहीं, है ना। 100 क्वेश्चन तक हम लोग देख लेंगे। उसके बाद अगर आप सेट बनाइएगा, कोई भी साइंस का अगर आप सेट बनाते हैं मैट्रिकुलेशन का, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। कोरोना के कारण से हमें, है ना, दुगना क्वेश्चंस दिया है ना। टोटल 80 क्वेश्चंस पूछेगा, जिनमें से मात्र 40 क्वेश्चंस आपको बनाना है। चुन चुन करके 40 क्वेश्चंस आप बना लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा आपको इतना पढ़ने के बाद, है ना। वैसे स्टूडेंट जो करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगेगा तभी आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और इस सेशन का हम देखते हैं 46वां क्वेश्चन से। क्या दिया गया है? टूथपेस्ट कैसा होता है ना, दिख रहा है ना क्वेश्चन। टूथपेस्ट कैसा होता है? ए नंबर में है अम्लीय होता है, बी नंबर में क्षारीय होता है, सी नंबर में उदासीन, और डी नंबर में क्या दिया गया है? ऑल, है ना। तो टूथपेस्ट कैसा होता है, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, आंसर को आप लिख लीजिए, है ना। टूथपेस्ट कैसा होता है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, है ना, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट कैसा होता है आप याद रखिएगा, क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है ना। चलिए आप ये याद कर लीजिए, इससे संबंधित कुछ आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहले अम्ल का जो पीएच मान होता है ना, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है ना। क्षारीय जो विलयन होंगे उसके पीएच मान क्या होंगे? 7 से ज्यादा होंगे। और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है ना। चलिए हम लोग कुछ और क्या करते हैं, कुछ और पदार्थ का हम लोग क्या लिख लेते हैं, पीएच वैल्यू लिख लेते हैं, जो हमें एग्जाम में पूछते हैं। ध्यान दीजिएगा, अमाशय, है ना, अमाशय रस। अमाशय रस किसे कहते हैं? HCl को कहते हैं। इसका पीएच मान कितना होता है? 1.4 होता है ना। आप याद कर लीजिएगा एकक का, है ना। नींबू का पीएच मान, है ना, नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। नींबू का कितना होता है? 2.4 होता है। शुद्ध जल का आपसे पूछेगा, है ना, शुद्ध जल का पूछेगा तो आप कितना बता दीजिएगा? 7 बता दीजिएगा, क्योंकि ये कैसा होता है? उदासीन होता है ना, याद रखिएगा। रक्त का आपसे पूछेगा तो आप कितना बताइएगा? 7.4 बताइएगा, है ना। उसी प्रकार से आप और लिख लीजिए, एक दो और लिख लीजिए, है ना। लार का पीएच मान कितना होता है? लार का तो आप याद कर लीजिएगा, है ना, 7.4 होता है। कब होता है? तो ये भोजन के पहले होता है ना, भोजन लेने के पहले, लेने के पहले होता है ना। लेकिन भोजन लेने के बाद इसका कितना हो जाता है? आप लिख लीजिएगा 5.8। कितना लिख लीजिएगा? भोजन लेने के बाद, है ना, भोजन लेने के बाद कितना होता है? भोजन लेने के बाद 5.8 होता है। चलिए एक दो और आप लिख लीजिए। नमक का पूछेगा, नमक का तो आप कितना लिख लीजिएगा? 7 होता है। नमक का कितना होता है? 7, है ना। चलिए और लिख लीजिए आंसू का, है ना, आंसू का कितना होता है? 7.4 होता है। आपसे पूछ देगा खट्टे दूध का, है ना, खट्टे दूध का या फिर दूध का पूछ देगा तो आप लिख लीजिएगा 6.4 होता है। और टूथपेस्ट का, है ना, टूथपेस्ट का, टूथपेस्ट का कितना होता है? 8 होता है। यही आपसे ने क्वेश्चन पूछा था कि टूथपेस्ट क्या होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय, तो आप टूथपेस्ट का कितना लिखे हैं? 8। क्या लिखे? 8। और मैंने क्या बताया आपका, जो क्षारीय होते हैं वो 7 से ज्यादा होता है, तो टूथपेस्ट आपका 7 से ज्यादा है, इसलिए इसका यह कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या रहा है, निम्न में से, है ना, आपका दिया गया है, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? ए नंबर में दिया गया सल्फर, बी नंबर में दिया क्लोरीन, सी नंबर में दिया ग्रेफाइट, और डी नंबर में दिया गया आयोडीन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना, विद्युत का सुचालक। जिससे क्या होता है, करंट आसानी से प्रवाहित हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ग्रेफाइट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना, ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। आंसर सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये ग्रेफाइट है क्या, तो आप याद रख लीजिएगा, कार्बन के अपर रूप है ना, अपर रूप है।
कार्बन के और कौन कौन से अपर रूप हैं, ध्यान दीजिएगा, कार्बन के अपर रूप और कौन कौन से हैं, तो हीरा है ना, हीरा है और फुलेरिन है, और आपको तो एक ग्रेफाइट बताया ही है ना। ये ग्रेफाइट कैसा होता है, सुचालक होता है ना। और हीरा कैसा होता है, याद रखिएगा, कुचालक होता है। लेकिन दुनिया का, याद रखिएगा, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्या होता है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। याद रखिएगा, सुचालक हम लोग किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, सुचालक किसे कहते हैं, जो विद्युत और उष्मा का क्या करता हो, उष्मा का प्रवाह करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। याद रखिएगा, है ना। सामान्यतः धातु क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा, है ना, चालकता किसकी होती है ना, विद्युत चालकता किसकी होती है, तो आप याद रखिएगा, चांदी की होती है। सबसे ज्यादा विद्युत चालकता किसकी होती है, चांदी की होती है, आप याद रखिएगा, है ना। चलिए एक क्रम आप लिख लीजिए, सबसे ज्यादा होता है कौन, चांदी, है ना। चांदी के बाद कौन सा होता है आपका, कॉपर। आप याद रखिएगा, चांदी के बाद कौन सा होता है, कॉपर के बाद होता है सोना के बाद होता है आपका एल्यूमिनियम, और उसके बाद आपका होता है टंगस्टन, है ना। क्या होता है उसके बाद, टंगस्टन होता है। चलिए आप ये भी याद रख लीजिए, अपवाद में ध्यान दीजिएगा, अपवाद में, है ना, है धातु लेकिन क्या है, कुचालक, है धातु लेकिन है कुचालक। कौन कौन, तो पारा प्लस लेड, आप याद रखिएगा, बहुत कम इसकी चालकता होती है, पारा और लेड। यह क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है, किस में रहता है, द्रव अवस्था वाला एकमात्र क्या होता है, धातु होता है। कौन, आपका पारा। चलिए अचालक हम लोग किसे कहते हैं, अचालक किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिससे क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती है ना, नहीं होती है। जैसे में आप लिख सकते हैं, आपका एग्जाम्पल में देगा, सल्फर देगा, है ना, सल्फर आप लिख सकते हैं, क्लोरीन आपका हो गया, आपका कौन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आपका फ्लोरीन हो गया, दे देगा आपका रबर, दे देगा प्लास्टिक, दे देगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, सूखी लकड़ी दे देगा, है ना। आप याद रखिएगा, ये भी आप लिख लीजिएगा, है ना, आप ये भी लिख लीजिएगा, ग्रेफाइट, ध्यान दीजिएगा, ग्रेफाइट क्या होता है, एक अधातु, कहीं पे दे देगा, कौन ऐसा अधातु है जो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ये ना क्वेश्चन आपका था, जो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। आप लिख लीजिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए अर्धचालक, है ना, अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक आपसे पूछेगा कौन कौन से हैं, तो आप लिख लीजिएगा, सिलिकॉन, है ना, आर्सेनिक, है ना, जर्मेनियम, ये सब आपके क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 48 में आपका क्या दिया गया है, 48 नंबर में आपका कह रहा, अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है, धारा को मापा जाता है, आवेश को मापा जाता है, विभव को मापा जाता है, या विद्युत शक्ति को मापा जाता है। तो अमीटर से क्या मापा जाता है, विद्युत धारा मापा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आंसर आपका हो जाएगा विद्युत धारा, क्या हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा। चलिए सबसे पहले आप कुछ मात्रक को भी आप लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है ना, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। आप ये भी याद कर लीजिएगा, है ना, एक है ना, एक कूलम आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर, है ना, इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। आप याद कर लिए ना, है ना। चलिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है ना, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो आप याद कर लीजिएगा, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है ना। याद रखिए, इसे मापा जाता है क्या चीज से, अभी मैंने बताया,
अमीटर से, जो आपका क्वेश्चन था याद रखिएगा, है ना। अमीटर को, है ना, अमीटर को जोड़ा जाता है कैसे, अमीटर को, है ना, जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा। आप ये भी लिख लीजिएगा, है ना, अमीटर या ए मीटर, है ना, कम प्रतिरोध वाला, है ना, कम प्रतिरोध वाला क्या होता है, विद्युतीय उपकरण होता है, विद्युतीय उपकरण होता है। चलिए आप ये भी आगे बढ़ लीजिए। चलिए वोल्ट, है ना, वोल्ट, वोल्ट नहीं विभव को आ जाते हैं, उसके बाद अच्छा समझ में आएगा ना। विभव या, है ना, विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, क्या मात्रक होता है, तो आप याद रखिएगा वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। अच्छा, मापा जाता है किससे, है ना, मापा जाता है किससे, तो आप याद रख लीजिएगा वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। और वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है किस में, है ना, वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, तो आप लिख लीजिएगा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में। आप ये भी लिख लीजिएगा कि वोल्ट मीटर एक क्या है, एक क्या है ना, उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध वाला क्या है, विद्युतीय, विद्युतीय उपकरण है। क्या है, उच्च प्रतिरोध वाला एक क्या है, विद्युतीय उपकरण है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक पॉइंट और आप लिख लीजिए, एक कूलम बराबर क्या होता है ना, एक कूलम बराबर, एक कूलम ने एक एम्पियर बराबर पूछता है आपका, है ना, एक एम्पियर बराबर पूछता है। तो आप लिख लीजिएगा एक कूलम, है ना, बटे एक सेकेंड को, है ना, एक कूलम बटे एक सेकेंड को, है ना। एम्पियर का मात्रक आई होता है, कूलम का मात्रक, कूलम को कुछ करते हैं क्यू से, समय को टी से, है ना। तो ये ना हो गया आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी। और एक वोल्ट अगर आपसे पूछ देगा तो आप क्या लिख दीजिएगा, है ना, एक वोल्ट भी पूछता है ना, एक वोल्ट बराबर, तो एक जूल बटे एक क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। एक जूल बटे क्या हो जाएगा, एक कूलम हो जाएगा। और वोल्ट को हम लोग क्या सूचित करते हैं, भी से ना, तो भी बराबर ये क्या हो जाएगा डब्लू, बाई क्या हो जाएगा क्यू, भी बराबर डब्लू बाई क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, है ना, हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, देख रहे हैं 49, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है दर्पण का सूत्र है ना। दर्पण का सूत्र क्या है, ए नंबर में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, बी नंबर में 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, सी नंबर में 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v, और डी नंबर में 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। तो दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, इससे संबंधित और कुछ जो आपसे क्वेश्चंस पूछता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दर्पण सूत्र, है ना, दर्पण सूत्र की मैं बात किया, तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। आप लिख लीजिएगा v बराबर क्या होता है, तो प्रतिबिंब की दूरी, है ना, प्रतिबिंब की दूरी। u बराबर क्या होता है, वस्तु की दूरी, क्या होता है, वस्तु की दूरी। और f बराबर क्या होता है, फोकस दूरी। चलिए ये तो हुआ दर्पण सूत्र। अगर आपसे पूछ देगा लेंस सूत्र, तो आप क्या लिखिएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। u v f आपके बारे में मैं लिख दिया हूं। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ दे यदि आवर्धन बराबर m बराबर या h2/h1 को हम लोग आवर्धन कहते हैं, तो ये क्या होता है ना, माइनस v/u या 1 माइनस v/f, ये होता है किसमें, तो दर्पण की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपसे पूछ दे आवर्धन, आवर्धन m बराबर या h2/h1, तो v/u किस में, तो आप याद रखिएगा लेंस में। आपसे अगर पूछ दे, ध्यान दीजिएगा, है ना, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, है ना, तथा फोकस दूरी, ध्यान दीजिएगा फोकस दूरी में संबंध पूछ दे, तो आप क्या बताइएगा, क्या बताइएगा, f बराबर r/2, f बराबर r/2, जहां पे r आपका क्या है, तो आप याद रख लीजिएगा वक्रता त्रिज्या है,
वक्रता त्रिज्या है। चलिए और मैं यहाँ लिख देता हूं, अगर आपसे पूछ दे है ना परावर्तन, ध्यान दीजिएगा, परावर्तन के नियम के अनुसार होता है तो कोण आई बराबर कोण आर, ये कितना हमारा नियम होता है, तो दूसरा नियम होता है, कोण आई बराबर आर। अगर आपसे पूछ दे है ना अपवर्तन के नियम के अनुसार, है ना नियम के अनुसार तो आप क्या बोलिएगा, साइन आई बटे साइन आर, यह भी होता है अपवर्तन का दूसरा नियम। और अपवर्तन का दूसरा नियम किसने दिया था, तो अस्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था, अस्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आप यह भी याद रख लीजिएगा, है ना प्रिज्म में एक संबंध होता है, क्या होता है, कोण आई प्लस कोण ई बराबर कोण ए प्लस कोण लेमडा होता है, जहां पे कोण आई आपका क्या है, तो आपतन कोण है ना, क्या है, आपतन कोण, और कोण ई आपका क्या है, निर्गत कोण, आप लिख लीजिएगा, है ना निर्गत कोण। कोण ए क्या है, तो प्रिज्म का कोण है, प्रिज्म का कोण है। और ये लेमडा, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, लेमडा पढ़ते हैं, है ना, क्या पढ़ते हैं, लेमडा। ये आपका है विचलन कोण, क्या है, विचलन कोण है। चलिए एक संबंध और आप लिख लीजिएगा, है ना, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, एक संबंध आप और लिख लीजिएगा, समतल दर्पण में, है ना समतल दर्पण में कुल प्रतिबिंबों की संख्या, कुल प्रतिबिंबों की संख्या क्या होता है, तो आप लीजिएगा 360 बटे थीटा माइनस 1 होता है। आप इतना आप लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लीजिए और आराम से इसी चीज को आप रिवाइज कीजिए, बारीकी से समझिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 से, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है, उत्तल लेंस के द्वारा, बी नंबर में अवतल लेंस के द्वारा, सी नंबर में बाइफोकल लेंस के द्वारा और डी नंबर में बेलनाकार लेंस के द्वारा। तो निकट दृष्टि दोष को हटाने के लिए हम लोग कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं चंद्रश्रेय में, तो आप याद रखिएगा अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग इससे संबंधित और कुछ देख लेते हैं, है ना। चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, ये तो आपका आंसर हो गया बाबू। चलिए सबसे पहले ये आप समझिए कि दृष्टि दोष क्या होता है ना, दृष्टि दोष क्या होता है समझिएगा। पहला पॉइंट है ना निकट बिंदु, है ना निकट बिंदु, निकट बिंदु कितना होता है 25 सेंटीमीटर, है ना। दूर बिंदु कितना होता है आप याद रखिएगा, अनंत होता है। कितना होता है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। ध्यान दीजिएगा, या नेत्र लेंस की फोकस दूरी, ध्यान दीजिएगा नेत्र लेंस की फोकस दूरी, है ना, फोकस दूरी क्या हो जाए, खराब हो जाए, क्या हो जाए, खराब हो जाए। निकट बिंदु खराब हो जाए जो 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु खराब हो जाए 25 सेंटीमीटर, नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो खराब हो जाए, ध्यान दीजिएगा। या फिर आपका क्या हो जाए, समंजन क्षमता घट जाए, समंजन क्षमता घट जाए, ध्यान दीजिए, यानी कि खराब हो जाए। या आप कह सकते हैं, है ना, लेंस जो नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस कैसा लेंस होता है, तो आप लिख लीजिएगा उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। नेत्र लेंस की मैं बात कर रहा हूं, नेत्र लेंस उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है ना। ये क्या हो जाए, आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाए या पतला हो जाए, ध्यान दीजिएगा। जब क्या हो, दृष्टि दोष, है ना, निकट बिंदु खराब हो जाए जो 25 सेंटीमीटर है, दूर बिंदु जो अनंत होता है ये खराब हो जाए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी खराब हो जाए, है ना, समंजन क्षमता घट जाए, है ना, नेत्र लेंस में जो होता है उत्तल लेंस की तरह होता है वो मोटा हो जाए या पतला हो जाए, तो ऐसे आंख को हम लोग क्या कहते हैं, दोष युक्त आंख कहते हैं। और दोष युक्त आंख से देखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। आप याद रखिएगा, है ना, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो आप याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष, निकट, है ना, दृष्टि, है ना, दोष, है ना। दूसरा आपका क्या होता है, दूर दृष्टि दोष, है ना। तीसरा आपका क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं, है ना, तीसरा आपका क्या होता है, जरा दृष्टि, है ना, जरा दृष्टि दोष। और चौथा क्या होता है, अबिंदुकता होता है। क्या होता है, अबिंदुकता होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा,
निकट को दूर करने के लिए, है ना, निकट को दूर करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस के बने चश्मे का प्रयोग करते हैं, है ना। और अगर आपसे पूछ दे दूर को दूर करने के लिए क्या लगाते हैं, तो उत्तल लेंस के बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अबिंदुकता को दूर करने के लिए, अबिंदुकता को दूर करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, बाईफोकल, है ना। बाईफोकल, बाई माने दो होता है, लेकिन यानी कि इसमें उत्तल भी होता है और इसमें क्या होता है, अवतल भी होता है। और आपका एक बचा जरा, ध्यान दीजिएगा, जरा दृष्टि दोष, है ना, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, बेलनाकार लेंस लगाते हैं, बेलनाकार लेंस लगाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया है ना, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। एक नंबर में क्या दिया है, एक, बी नंबर में क्या दिया है, 2, सी नंबर में क्या दिया है, 3 और डी नंबर में क्या दिया है, 4। 1 2 3 4, है ना। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, दृष्टि दोष, है ना, दृष्टि दोष कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं, निकट दृष्टि दोष, ध्यान दीजिएगा। निकट दृष्टि दोष की पहले मैं चर्चा कर लेता हूं, निकट दृष्टि दोष होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती है ना, दूर की वस्तु नहीं दिखती है ना। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती है। क्यों, है ना, क्यों नहीं दिखती है, ध्यान दीजिएगा। पहला कारण क्या होता है ना, लेंस, यानी कि नेत्र लेंस, है ना, नेत्र लेंस, है ना, आवश्यकता से अधिक क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। क्या हो गया, आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच, है ना, बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और तीसरा क्या होता है, नेत्र गोलक क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। क्या होता है, लंबा हो जाता है, जिसके कारण से प्रतिबिंब बनता कहाँ है, रेटिना पे, लेकिन निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, तो याद रखिएगा, रेटिना के सामने बन जाता है। कहाँ बन जाता है, रेटिना के सामने बन जाता है। चलिए, ये तो पहला आपका था। दूसरा क्या होता है, दूर दृष्टि दोष, है ना, दूर दृष्टि दोष जस्ट इसका उल्टा होता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखती है ना, लेकिन निकट की वस्तु क्या होती है, नहीं दिखती है। दूर की वस्तु दिखती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखती है। क्यों, जस्ट इसका उल्टा आप कर दीजिए। पहला, है ना, पहला आप कहिएगा, नेत्र लेंस क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, नेत्र लेंस, है ना, आवश्यकता से अधिक क्या हो जाता है, उल्टा टक्कर दीजिए, है ना, पतला। क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, जब पतला हो जाता है तो इसका क्या हो जाता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है ना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, घट जाती है ना। और तीसरा बात आप क्या लिख सकते हैं, है ना, नेत्र गोलक क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिस कारण से प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। और अगर आपको ध्यान दीजिएगा, निकट को दूर करना है तो कैसा चश्मा लगाएंगे, अवतल लेंस का चश्मा, और दूर को दूर करना है तो उत्तल लेंस का चश्मा लगाएंगे। तीसरा आपका क्या होता है, जरा दृष्टि दोष, है ना, जरा
दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, निकट बिंदु, है ना, निकट बिंदु, यानी कि ना तो निकट की वस्तु दिखता है, ना तो निकट की वस्तु दिखता है और ना ही दूर की वस्तु, है ना, ना ही दूर की वस्तु दिखता है, दोनों वस्तु इसमें नहीं दिखता है ना। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, समंजन क्षमता, है ना, समंजन क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है, क्या हो जाती है, घट जाती है। इसके दूर करने के लिए कौन सा चश्मा हम लोग लगाएंगे, तो बाईफोकल, है ना, बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस का मतलब इसमें उत्तल भी लगा रहेगा और क्या रहेगा, अवतल भी रहेगा, उत्तल भी रहेगा और अवतल रहेगा। और एक चौथा आपका क्या बचा, अबिंदुकता, अबिंदुकता। ध्यान दिया, अबिंदुकता कहाँ होता है, तो बुढ़ापे में होता है, क्या होता है, बुढ़ापे में होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, एक पॉइंट और इससे लिख लीजिएगा, इसमें क्या होता है, उदग्र लाइन, है ना, उदग्र रेखा और प्लस क्षैतिज रेखा, है ना, क्षैतिज रेखा में क्या होता है, अंतर नहीं कर पाता है, अंतर नहीं कर पाता है, अंतर नहीं कर पाता है। इसे दूर करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, बेलनाकार लेंस, है ना, बेलनाकार लेंस लगाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन जैव घटक है ना। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, जीवधारी, दूसरा मृदा, तीसरा प्रकाश, चौथा आर्द्रता, है ना। तो जैव घटक के उदाहरण कौन से हैं, जीवधारी हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, जीवधारी। चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, जीवधारी, क्या हो जाएगा, जीवधारी। चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, तो जंतुओं, पौधों एवं सूक्ष्म जीवों का, ध्यान दीजिएगा, आप लिखते जाइएगा, है ना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, है ना, जंतुओं, पौधों एवं सूक्ष्म जीवों, है ना, सूक्ष्म जीवों का, है ना, जंतुओं, पौधों एवं सूक्ष्म जीवों का जैव घटक एवं अजैव घटक, अजैव घटक को सम्मिलित रूप से, है ना, सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। सबसे पहले आप ये समझिएगा जैव घटक क्या होते हैं। जैव घटक का मतलब होता है सजीव घटक भी इसे हम लोग कहते हैं। जैव घटक को क्या कहते हैं, सजीव घटक भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, पौधा आते हैं, है ना, आपके जंतु भी आते हैं और आपके सूक्ष्म जीवधारी आते हैं, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अजैव घटक, अजैव घटक आपके कौन कौन से हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्जीव घटक भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा आप, जैसे मृदीय हो गया, पानी हो गया, आपका क्या हो गया, प्रकाश हो गया, आपका क्या हो गया, आर्द्रता हो गया, क्या हो गया, आर्द्रता हो गया, है ना, आपका क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, है ना, आपका क्या हो गया, आप लिख सकते हैं ह्यूमस हो गया। ये सब आपके क्या आते हैं, अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। आप ये भी ध्यान दीजिएगा, है ना, पर्यावरण, है ना, पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो आप याद रखिएगा जलमंडल आता है, कौन कौन आता है, स्थल मंडल आता है, और कौन आता है, वायुमंडल आता है, और कौन आता है, आपका जीव मंडल आता है ना, जीव मंडल। आपसे ये पूछेगा कि जीव मंडल के, ध्यान दीजिएगा, है ना, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन है ना। तो आप याद रखिएगा क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है। कौन होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है। आप ये भी याद रखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र, है ना, पारिस्थितिकी तंत्र, है ना, दो प्रकार के होते हैं, है ना, कितने प्रकार के होते हैं, दो, है ना। एक आपका होता है प्राकृतिक,
है ना। प्राकृतिक, प्राकृतिक में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे आपका हो गया समुद्र, क्या हो गया समुद्र, आपका क्या हो गया तालाब, आपका क्या हो गया झील, आपका क्या हो गया झरना, है ना, आपका क्या हो गया नदी, है ना। ये सब आपके क्या होते हैं प्राकृतिक होते हैं। और एक होता है आपका मानव निर्मित होता है, क्या होता है मानव निर्मित। जैसे आपका क्या हो गया है ना बगीचा हो गया, है ना, आपका क्या हो गया पार्क हो गया, आपका क्या हो गया जल जीवशाला हो गया, है ना, बगीचा हो गया, पार्क हो गया, जल जीवशाला हो गया, या फुलवारी हो गया। ये आपका क्या होता है मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 53 में आपका क्या कह रहा है, ओजोन परत पाया जाता है। ए नंबर में है वायुमंडल के निचली सतह में, बी नंबर में है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, सी नंबर में वायुमंडल के मध्य सतह में, और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा वायुमंडल के मध्य सतह में हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग समझ लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ओजोन, है ना, ओजोन, ध्यान दीजिएगा ओजोन परत। सबसे पहले आप ये समझिए ओजोन परत होता है क्या है। आप समझिए हमारा जो वायुमंडल है, ध्यान दीजिएगा हमारा जो वायुमंडल है उसमें कई एक लेयर पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा सबसे नीचे क्या होता है क्षोभ मंडल होता है, क्या होता है क्षोभ मंडल होता है। ध्यान दीजिएगा उसके ऊपर क्या होता है समताप मंडल होता है ना। उसके बाद क्या होता है आपका मध्य मंडल होता है। ध्यान दीजिएगा उसके बाद आपका क्या होता है आयन मंडल होता है, और सबसे बाहर सबसे ऊपर आपका क्या होता है बाह्य मंडल होता है ना। ये समझ गए। आपका जो ओजोन लेयर पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, ओजोन जो लेयर पाया जाता है, ओजोन परत जो पाया जाता है आपका समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है समताप मंडल में पाया जाता है। तो ये मध्य भाग में ही आ गया, ये नीचे हो गया, ये सब ऊपर हो गया, तो ये मध्य भाग हो गया, मध्य सतह में हो गया। सबसे पहले तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है ना। ध्यान दीजिएगा आप ये भी याद रख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है ओजोन का सूत्र क्या होता है O3 होता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है ना ओजोन, है ना, ओजोन के एक अणु में, ध्यान दीजिएगा ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के, है ना, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है 3 होती है, O3 होता है 3 होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे आप ये समझिए ये ओजोन का कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। तो ये सूर्य से जो है ना पराबैंगनी किरणें जो आती है, पराबैंगनी है ना किरणों को क्या करती है रोकने का कार्य करती है ना, रोकने का कार्य करती है। ध्यान दीजिएगा रोकने से क्या फायदा होता है, रोकने के फायदे क्या है ना, रोकने के फायदे क्या है। तो आप याद रखिएगा जब ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती है तो यहाँ हम लोग जो जीव लोग हैं उनको क्या होती है कौन सी बीमारी, तो त्वचा कैंसर, ध्यान दीजिएगा है ना, त्वचा कैंसर, और आंख में जो मोतिया बिंद हो जाता है ना, मोतिया बिंद हो जाता है उसे क्या करती है बचाती है। अगर पराबैंगनी किरणें आ जाएगी तो त्वचा कैंसर और क्या हो जाती है हम लोगों को मोतिया बिंद हो जाती है। ध्यान दीजिएगा आज क्या हो रहा है ओजोन क्या हो रहा है, ओजोन परत क्या हो रहा है आपका अवक्षय हो रहा है, अवक्षय हो रहा है यानी कि टूट रहा है। इसका कारण क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है। आपसे ये पूछ देगा CFC निकलता कैसे है ना, निकलता कैसे है। तो आप याद रखिएगा जो हम लोग क्रीम लगाते हैं झागदार क्रीम लगाते हैं, या हम लोग क्या लगाते हैं सेंट लगाते हैं ना, या हम लोग शेविंग क्रीम जो होता है झागदार हुआ। आप या फिर देख रहे हैं AC जो हम लोग घर में चलाते हैं ना, फ्रिज जो चलाते हैं है ना, हम लोग का जो जेट इंजन चलता है ना, जेट इंजन चलता है, ये सब से क्या निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। आपसे ये भी पूछेगा कि ओजोन परत है ना, ओजोन परत का सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा आपका अवक्षय कहाँ हुआ है ना, अवक्षय कहाँ हुआ है। तो आप याद रखिएगा अंटार्कटिका है ना, कहाँ हुआ है अंटार्कटिका के समीप सबसे ज्यादा अवक्षय हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए क्वेश्चन नंबर 54 में आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है आपका
सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन होता है? ए नंबर में दिया गया अमोनिया का होता है, बी नंबर में यूरिक अम्ल का होता है, सी में दिया गया यूरिया का होता है और डी में दिया गया ऑल सभी का होता है। ध्यान दीजिएगा, तो सजीवों के द्वारा जो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? अमोनिया भी होता है ना, यूरिक अम्ल भी होता है और आपका यूरिया भी होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सजीवों के द्वारा जो निकलता है, ध्यान दीजिएगा, सजीवों के है ना नाइट्रोजनी, है ना नाइट्रोजनी, है ना कचरा जो निकलता है वह कौन कौन सा होता है? याद रखिएगा, सबसे पहले अमोनिया, क्या होता है? अमोनिया, है ना। दूसरा क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, है ना यूरिया, है ना। और तीसरा क्या होता है? यूरिक अम्ल। क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है। आप याद रखिएगा, है ना, अमोनिया एक क्या है? जहरीला पदार्थ है। क्या होता है? जहरीला पदार्थ होता है। ये किससे किससे निकलता है? डायरेक्ट ये क्या करता है? अपने कचरा को कौन निकाल लेता है? अमीबा और पैरामीशियम, है ना, अमीबा और पैरामीशियम, है ना, अमीबा और पैरामीशियम से क्या होता है? डायरेक्ट निकलता है। ध्यान दीजिएगा, हम मनुष्य यानी कि स्तनधारी, ध्यान दीजिएगा, स्तनधारी, और आपकी बात करें तो स्तनधारी क्या करता है आपका? है ना, अमोनिया को, ध्यान दीजिएगा, अमोनिया को बदल देता है किसमें? बदल देता है किसमें? यूरिया में। यानी कि स्तनधारी क्या निकालता है? यूरिया को निकालता है। हम लोग क्या करते हैं? हमारे शरीर में अमोनिया का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में होता है ना। किसमें होता है? लीवर में होता है। और यह एक जहरीला पदार्थ होता है। क्या होता है? जहरीला पदार्थ होता है, पॉइजन होता है। हमारा ये जो क्या करता है? किडनी उसे क्या करता है? छान करके बदल देता है किसमें? यूरिया में, और हमारे यूरिन के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो हम स्तनधारी क्या निकालते हैं? है ना, क्या निकालते हैं? यूरिया निकालते हैं। यूरिया अमोनिया की अपेक्षा क्या होता है? कम जहरीला होता है। क्या होता है? कम जहरीला होता है। आप याद रखिएगा, यूरिक अम्ल कौन कौन से निकालते हैं? तो आपकी बात आ गया एबीज, है ना, एबीज का मतलब क्या हुआ? पंछी, है ना, जितने भी पंछी हैं वो यूरिक अम्ल को निकालते हैं। और कौन निकालते हैं? सरीसृप और एबीज क्या निकालते हैं? यूरिक अम्ल को निकालते हैं। स्तनधारी क्या निकालते हैं? यूरिया को निकालते हैं। अमीबा पैरामीशियम क्या चीज को निकालता है? अमोनिया निकालता है। अमोनिया क्या है? जहरीला पदार्थ होता है। यूरिया क्या होता है? अपेक्षाकृत, लिख लीजिएगा, है ना, अपेक्षाकृत। किससे अपेक्षा कर रहे हैं हम लोग? है ना, तो अमोनिया के अपेक्षाकृत क्या होता है? कम जहरीला होता है। क्या होता है? कम जहरीला होता है। आप लिख लीजिए इसको, फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया गया? तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। ए नंबर में नेफ्रॉन, बी नंबर में आपका दिया न्यूरॉन, सी नंबर में दिया सेरिब्रम और डी नंबर में दिया है नन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा। नेफ्रॉन किसे मैंने बताया था? नेफ्रॉन बताया था किडनी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। चलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप ये समझिए, तंत्रिका तंत्र समझिए, है ना। तंत्रिका तंत्र आपका मस्तिष्क है ना, आपका मस्तिष्क है, आपका मेरु रज्जु है और आपके कुछ तंत्रिका है। इन तीनों मिल करके क्या बनता है? तंत्रिका तंत्र बनता है। आप याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र का, है ना, तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? है ना, तो न्यूरॉन को कहते हैं। किसे कहते हैं? रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? न्यूरॉन को कहते हैं। आइए, तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है ना, तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है? तो हमारे शरीर में, ध्यान दीजिएगा, है ना, हमारे शरीर में जो संवेदना होती है ना, संवेदना होती है या सूचना होती है, जैसे कहीं चोट लगा, है ना, या भूख लग गया, या पेशाब लग गया, है ना, या हमें
अन्य कोई कार्य है, तृष्णा हो गया, दुख हो गया, तो उन सभी सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य कौन करती है? तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है, और जिसका मेन पार्ट क्या होता है? आपका न्यूरॉन होता है। ध्यान दीजिएगा, है ना। तो हमारे शरीर में संवेदना सूचना को क्या करती है? सूचना का, है ना, पहुंचाने का कार्य करती है, पहुंचाने का कार्य करती है। कौन? तंत्रिका तंत्र कार्य करती है। ध्यान दीजिएगा, न्यूरॉन में, है ना, न्यूरॉन में जो आपका फिगर में आप देख रहे होंगे, है ना, न्यूरॉन में स्टार शेप का जो आकार होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना, स्टार शेप, स्टार शेप्ड का जो आकार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आप ये लिख लीजिएगा, साइटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटॉन कहते हैं। साइटॉन में आपका क्या रहता है? ध्यान दीजिएगा, आपका साइटॉन में, ध्यान दीजिएगा, साइटॉन में क्या रहता है? जीव द्रव्य रहता है। क्या रहता है? जीव द्रव्य भरा रहता है। चलिए और पॉइंट आप लिख लीजिएगा, है ना, न्यूरॉन का, ध्यान दीजिएगा, न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग, है ना, क्वेश्चन पूछता है सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है? तो एक्सॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सॉन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहलाता है? एक्सॉन कहलाता है। साइटॉन, एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है कि साइटॉन के शाखित, है ना, साइटॉन के जो शाखित भाग है, शाखित भाग का मतलब आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा, शाखित का मतलब जो केस के आकार से आपका निकला हुआ भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं? है ना, तो डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं, है ना। जहां पे, ध्यान दीजिएगा, जहां पर दो डेंड्राइट्स मिलते हैं, है ना, दो डेंड्राइट्स मिलते हैं, उसको हम लोग मिलान बिंदु को क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या कहते हैं? सिनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनैप्स कहते हैं। ये जो आपका मैंने 5, 7, 8 पॉइंट दिया है उसको आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 56 में आपका क्या दिया है? निम्नलिखित में से किससे सोलर सेल बना होता है? ए नंबर में दिया है जस्ता से, बी नंबर में दिया है सोना से, सी नंबर में दिया है प्लेटिनम से, और डी नंबर में दिया है सिलिकॉन से। तो सोलर सेल में अर्धचालक का उपयोग किया जाता है ना, और अर्धचालक कौन आपका है? इनमें से सिलिकॉन है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। चलिए आप सबसे पहले ये समझिए, है ना, आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सोलर सेल, ध्यान दीजिएगा, ये सोलर सेल है क्या, है ना, सोलर सेल क्या है? तो याद रखिएगा ये क्या है? सौर, है ना, ऊर्जा, है ना, युक्ति है, एक उपकरण है जो क्या आता है? सूर्य के कारण से ये चलेगा, है ना, अगर सूर्य नहीं तो यह भी नहीं। ध्यान दीजिएगा, सोलर सेल इसका कार्य क्या है? ये करता क्या है? तो आप याद रखिएगा, ये क्या करता है? सूर्य ऊर्जा को किसमें बदल देता है? तो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किसमें बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है ना। सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? तो आपका सोलर सेल। आप यह याद रखिएगा, ये बना होता है किसका? तो आप याद रखिएगा, है ना, अर्धचालक का बना होता है। किसका बना होता है? अर्धचालक का। वो अर्धचालक कौन कौन से होते हैं? ध्यान दीजिएगा, है ना, सिलिकॉन होता है और इसमें जर्मेनियम होता है। क्या होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें अशुद्धियां के रूप में, है ना, अशुद्धियां के रूप में, है ना, के रूप में मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है अशुद्धियां के रूप में? तो आप याद रख लीजिएगा, गैलियम को मिलाया जाता है ना, गैलियम को मिलाया जाता है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप ये भी लिख लीजिए, है ना, सौर पैनल क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, सौर पैनल क्या होता है? तो याद रखिएगा, है ना, सोलर सेल के समूह को, सोलर सेल के समूह को जब बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं? सौर सेल को लगा देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सौर पैनल कहते हैं। आज देखिए क्या कर रही है ना, हमारी केंद्र सरकार और बिहार सरकार सभी अस्पताल में, सभी विद्यालय में लगाने जा रही है सोलर, है ना, पैनल लगाई जा रही है ना, गाँव-गाँव में सोलर पैनल लगाई जा रही है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे आप ये समझ गए। आप ध्यान दीजिएगा, सोलर पैनल में क्या होता है ना, जो बहुत सारे हम लोग सेलों को जोड़ते हैं, तो सोलर पैनल में ध्यान दीजिएगा, कुछ सोलर को, है ना, कुछ सोलर सेल को आप याद रखिएगा, है ना, श्रेणी क्रम में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस बात को, श्रेणी क्रम में एवं कुछ को
है ना, कुछ को किस में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में, है ना, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि इसमें श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम दोनों में जोड़ा जाता है। अच्छा, इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग क्या है, तो आप याद रखिएगा, हम लोग इसका उपयोग किस में करते हैं, है ना, बैटरी को चार्ज करने में करते हैं, और क्या करते हैं, पंखा को चलाने में करते हैं, है ना, बल्ब को जलाने में करते हैं, और किस में करते हैं, आप याद रखिएगा, है ना, उपग्रह जो होते हैं, है ना, कृत्रिम उपग्रह, ध्यान दीजिएगा, कृत्रिम उपग्रह जो आपको भेजा गया है ना, अंतरिक्ष में जो चल रहा है, वहां पे क्या आप करंट पहुंचाते हैं, क्या ब्राउनी से जाता है, जी नहीं, तो उसमें क्या लगा रहता है, सोलर पैनल लगा होता है, जिसके कारण से वो क्या होती है, चार्ज उसकी बैटरी होती है और वो चलता है। और आप क्या लिखते हैं, आज आज बहुत सारे ऐसे क्या है, मोटर कार, है ना, या मोटर गाड़ियां जो बनाई गई है ना, सोलर पैनल उसमें लगा हुआ होता है, सौर सेल लगा हुआ होता है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 57 में आपका क्या दिया गया है, निम्नलिखित में कौन लवण है, ए नंबर में आपका क्या दिया गया, HCl, बी नंबर में आपका क्या दिया है, NaOH, सी नंबर में दिया है K2SO4 और डी नंबर में दिया है NH4OH, है ना, इनमें से कौन लवण है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, है ना, K2SO4, है ना, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, K2SO4, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप ये समझिए अम्ल, है ना, अम्ल, कुछ अम्ल का मैं जहां पे एग्जांपल देता हूं, HCl, है ना, उसके बाद H2SO4, उसके बाद है ना HNO3, है ना, HNO3, फिर यहां मैं लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा, एसिटिक अम्ल, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं कार्बोनिक अम्ल, और मैं लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मिक अम्ल। याद रखिएगा, इनमें से आपको ये जो आपका 3 अम्ल है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है, और ये आपका क्या कहलाता है, द्रुबल अम्ल कहलाता है ना, द्रुबल अम्ल कहलाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सबसे ज्यादा प्रबल एक नंबर में H2SO4, दो नंबर में एक नंबर में HCl, दो नंबर में H2SO4, और 3 नंबर में आपका कौन सा आता है, HNO3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, इसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। ध्रुवल में आपका ऑप्शन जब भी देगा निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवल अम्ल है, तो आपका एसिटिक अम्ल जरूर देगा, जिसमें क्या रहता है, अचार में जो रहता है एसिटिक अम्ल जरूर देगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपसे ये भी पूछता है ना, अम्ल में अवश्य रहता है, अम्ल में अवश्य रहता है, क्या रहता है, तो आप लिख लीजिएगा हाइड्रोजन रहता है। चलिए मैं बात कर लेता हूं, कुछ क्षारक की बात कर लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर लेता हूं, कुछ क्षारक की बात कर लेता हूं, और आप लिखते जाइएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, NaOH, है ना, दूसरा हो गया आपका KOH, है ना, तीसरा हो गया CaOH सफिक्स 2, तीसरा हो गया NH4OH, है ना, और चौथा हो गया आपका, है ना, आप लिख लीजिएगा MgOH सफिक्स 2। इनमें से आपका ये दो जो है, आप इसको लिख लीजिएगा प्रबल अम्ल, क्या लिख लीजिएगा, प्रबल अम्ल लिख लीजिएगा, और ये आपका क्या आपका है, सॉरी ये क्षार है ना, प्रबल क्षारक, है ना, ये आपका क्या है, दुर्बल क्षारक, है ना, दुर्बल क्षारक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, क्षारक में अवश्य रहता है ना, क्षारक में, है ना, आवश्यक रहता है, क्या रहता है, तो OH होता है, अम्ल में हाइड्रोजन रहता है, क्षार में क्या रहता है, हाइड्रोक्साइड रहता है। आप ये भी लिख लीजिए आप, है ना, अम्ल, है ना, अम्ल, धातु के अम्ल और क्षारक जब मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। जैसे आप कुछ लवण का नाम लिख लीजिएगा, जैसे K2SO4, है ना, क्या हो गया, K2SO4, CaSO4, है ना, उसके बाद आपका क्या हो गया, NaCl। आप ये आपका तीनों है, VVI आपका लवण पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण है, NaCl, KSO4, K2SO4, ये आपका क्या पूछता है, VVI पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका लवण है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 58 में आपका क्या दिया है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है ना,
ए नंबर में आपका क्या दिया गया, लिथियम, बी नंबर में आपका क्या दिया, यूरेनियम, सी नंबर में सीजियम और डी नंबर में आपका दिया आयरन। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, यूरेनियम, है ना। चलिए आंसर आप लिख लीजिए यूरेनियम, है ना। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, यूरेनियम। चलिए सबसे पहले आप लिख लीजिए, है ना, भारी धातु ही लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। भारी, सिर्फ मैं धातु की बात कर रहा हूं ना, भारी धातु अगर आपसे पूछे तो आप लिख लीजिएगा यूरेनियम, या आपको दे देगा ऑस्मियम, यूरेनियम नहीं रहेगा तो आप ऑस्मियम मारिएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ दे कोमल धातु तो आप क्या लिखेगा, लिथियम, है ना। चाकू से काटने वाला पूछेगा, चाकू से काटने वाला तो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब बोलेगा जल में तैरने वाला, है ना, जल में तैरने वाला आपसे पूछ देगा तो आप क्या लिखिएगा, सोडियम लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा, पूछेगा किरोसिन तेल या मिट्टी का तेल, ध्यान दीजिएगा, मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला, है ना, रखे जाने वाला तो आप क्या लिखिएगा, सोडियम लिखिएगा, है ना। पूछेगा मोम से लपेट कर, है ना, मोम से लपेट कर रखे जाने वाला तो आप क्या लिखिएगा, आप लिथियम प्लस पोटेशियम आप लिखिएगा। आपसे पूछ देगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, चुंबकीय धातु, चुंबकीय धातु यानी कि जो चुंबक में सट जाता है तो आप लिख लीजिएगा आयरन हो गया, है ना, क्वाल्ट हो गया, आयरन हो गया, क्वाल्ट हो गया और निकेल हो गया। आपसे पूछ देगा, ध्यान दीजिएगा, हल्का धातु, हल्का धातु तो आप लिख लीजिएगा क्या चीज, लिथियम होता है, हल्का धातु। आपसे पूछ देगा शुद्ध धातु, शुद्ध धातु, है ना, शुद्ध धातु तो आप क्या लीजिएगा, कॉपर, तांबा हो जाएगा। पूछेगा आपका रक्त में पाए जाने वाला धातु तो आप क्या लिख लीजिएगा, Fe। आपसे पूछ देगा, हो गया ना, पृथ्वी के धरातल में अधिकतम पाए जाने वाला धातु तो आप लिख लीजिएगा एल्युमिनियम। लिख लेगा बल्ब में, बल्ब में कौन सा धातु का, टंगस्टन का, किसका प्रयोग किया जाता है ना, टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। इतना आप लिख लीजिए, एक भी इससे फालतू क्वेश्चंस नहीं आपसे पूछेगा इस प्रकार के क्वेश्चंस में। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, 59 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया, फास्फोरस का अणुसूत्र होता है, क्या होता है, P होता है, P2 होता है, P3 होता है या P4 होता है। आंसर क्या हो जाएगा, P4 होता है। फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है, P4। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर में हो जाएगा, P4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप और कुछ लिख लीजिए, है ना, हाइड्रोजन का आपका पूछेगा, हाइड्रोजन का अणुसूत्र, है ना, सभी का मैं अणुसूत्र लिख रहा हूं तो आप क्या लिखिएगा, H2 लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन का पूछेगा तो आप क्या लिखेगा, Cl2, है ना। ब्रोमीन का पूछेगा तो आप क्या लिखेगा, Br2, है ना। फ्लोरीन का पूछेगा तो आप क्या लिखेगा, F2। आपका ऑक्सीजन का पूछेगा, ऑक्सीजन का पूछेगा तो क्या लिखेगा, O2। आपका पूछेगा ओजोन का पूछेगा तो आप क्या लिखेगा, O3, है ना। आपका फिर और पूछता है ना, फास्फोरस, फास्फोरस का पूछेगा तो P4 आप ये भी लिख लीजिए। सल्फर का पूछेगा तो आप क्या लिखिएगा, S8 लिखिएगा। क्या लिखिएगा, S8 लिखिएगा। आप इसको आप बारीकी से, जितना मैं बताता हूं, है ना, जितना भी मैं बताता हूं उसको आप बारीकी से लिख करके अगर आप याद कर लीजिएगा तो फिर 100 क्वेश्चन जाते जाते फिर हमें तो नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस सेशन में हम लोग ने 60 तक के देख लिया है ना। 3 सेशन और हम लोग देखेंगे तो लगभग हम कहां तक पहुंच जाएंगे, 110 तक का हम लोग पहुंच जाएंगे, है ना। फिर देखेंगे एक भी क्वेश्चंस आपका छूटने वाला नहीं है, फिर हम लोग सेट भी बनाएंगे, है ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आज सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, है ना। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आज सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। ए नंबर में क्लोरोफिल के कारण से, 2 नंबर में, है ना, ल्यूकोप्लास्ट के कारण से, सी नंबर में फाइटोक्रोम के कारण से और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो पौधों का हरा रंग किसके कारण से होता है, क्लोरोफिल के कारण से होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना, क्लोरोफिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा।
चलिए सबसे पहले समझिए स्टूडेंट्स, है ना, कोई भी पेड़ होता है तो उस पेड़ में क्या होते हैं आपके, है ना, पत्ती होते हैं, ध्यान दीजिएगा। और उस पत्ती में आपको क्या पाया जाता है, हरित लवक, क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। और उस हरित लवक में पाया जाता है पर्णहरित, क्या पाया जाता है, पर्णहरित। और पर्णहरित के अंदर कौन सा धातु होता है, मैग्नीशियम होता है। ध्यान दीजिएगा, हरित लवक को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरो, है ना, प्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरो प्लास्ट कहते हैं। और पर्णहरित को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा पत्ती में कौन सा धातु पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है ना। कौन सा धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब आप समझिएगा भोजन कहाँ बनता है ना, भोजन कहाँ बनता है, भोजन कहाँ बनता है, तो आप याद रखिएगा कहाँ बनता है, पत्ती में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पौधों का, है ना, फूड फैक्ट्री, है ना, फूड फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो पत्ती को कहा जाता है। याद रखिएगा, है ना, आप ये याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, प्रकाश, संश्लेषण, है ना, अंग किसे कहते हैं, है ना। अंग की अगर चर्चा करेगा, अंग की चर्चा करेगा तो आप याद रखिएगा पत्ती को। ध्यान दीजिएगा, है ना, प्रकाश, संश्लेषी, है ना, लेसी, अंगक किसको बोलेगा, अंगक, तो आप याद रखिएगा किसको बोलते हैं, है ना, हरित लवक को, है ना, हरित लवक को, कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे हाथ मेरा एक क्या है, अंग है, और उंगली एक क्या है, अंगक है, क्योंकि ये हाथ के अंदर में आता है। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछेगा अंग तो पत्ती मारिएगा, अंगक पूछेगा हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। तीसरा आपसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा पर्णहरित को कहते हैं। किसको कहते हैं, पर्णहरित, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। आप ये भी याद रखिएगा, है ना, प्रकाश को अवशोषण करने की क्षमता किसमें होती है, अवशोषण करने की क्षमता किसमें होती है, तो आप याद रखिएगा पर्णहरित में होती है। किसमें होती है, पर्णहरित में होती है। चलिए आप यह भी याद कर लीजिए, यह भी याद कर लीजिए, क्या याद कर लीजिए, है ना, कि पत्तों का हरा रंग, है ना, पौधों का हरा रंग, है ना, पौधों का हरा रंग, तो याद रख लीजिएगा क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल के कारण होता है। चलिए आप ये भी याद रख लीजिएगा, है ना, टमाटर का, है ना, टमाटर का लाल रंग, है ना, तो आप ऐसे किया, है ना, टमाटर का लाल रंग किसके कारण से होता है ना, लाइकोपिन, है ना, लाइकोपिन, लाइकोपिन के कारण से। आप ये भी याद रख लीजिए, है ना, गाजर का पीला रंग, पीला रंग किसके कारण से होता है, तो गाजर का पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण से, है ना, कैरोटीन के कारण से। और एक अंत में आप लिख लीजिए चुकंदर का, है ना, चुकंदर का लाल रंग किसके कारण से होता है, तो बीटानिन के कारण से होता है। किसके कारण से होता है, बीटानिन के कारण से होता है। चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग रहने देते हैं इतना ही, है ना। वैसे स्टूडेंट जो कैरियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, है ना। आप हमें जितना हेल्प कीजिएगा आपको मैं उतना हेल्प करूंगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।